नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटा, 9 मजदूर लापता। यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों से किया गया बंद। मन की बात का 123वां एपिसोड आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। गृह मंत्री अमित शाह का आज आंध्र प्रदेश दौरा। आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन, तो गरीबों की झुग्गियों तोड़ने के चलते किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे का हिंदी प्रस्ताव पर बड़ा ऐलान। हरियाणा के 2 जिलों में बारिश, 6 में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। निजामाबाद में किसान महासम्मेलन में शामिल होने की भी उम्मीद है। और इसी के साथ आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। और इसी के साथ निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, निजामाबाद में किसान महासम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद भी है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, कई महासम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, जरा वो दर्शकों को बताइए।
बाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री की मुलाकात चंद्र बाबू नायडू के साथ अलग से भी हो सकती है। और इसके बाद एक और कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का निजी तौर पर कहा जाए, इसे माना जा सकता है कि किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। किसानों की मांगों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर जो किसान एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और उसमें एक लंबी चौड़ी स्पीच भी किसानों के कामों को लेकर, किसानों की योजनाओं को लेकर, किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही सुविधाओं को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक लंबा सा भाषण दे सकते हैं और किसानों से तमाम बातें भी कर सकते हैं। इस तरह से केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार किसानों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, कौन कौन सी उनको सुविधाएं दे रहे हैं, कौन कौन से उनके सब्सिडी वाले कार्यक्रम चल रहे हैं, इसका भी जिक्र आज केंद्रीय गृह मंत्री अपने सम्मेलन किसानों में कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आंध्र प्रदेश का दौरा 3 कार्यक्रमों पर आधारित रहेगा। किसानों के सम्मेलन में शामिल होंगे, हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के साथ मुलाकात भी हो सकती है। बिल्कुल, तो 3 बड़े कार्यक्रम आज आंध्र प्रदेश में हैं जिसमें शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। अखिलेश जी, करीब कितने घंटे आज वो आंध्र प्रदेश में रहने वाले हैं? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और शाम के 5 बजे तक आंध्र प्रदेश में उनके रहने का शेड्यूल कहा गया है और शाम के 5 बजे के बाद वो दिल्ली वापसी करेंगे। तो सुबह आप कह सकते हैं 11 बजे के आसपास कार्यक्रम है, 2 बजे के आसपास है और तीसरा कार्यक्रम 3 बजे के आसपास रखा गया। तीनों कार्यक्रमों के बाद शाम को दिल्ली वापसी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद किसान महासम्मेलन में भी शामिल होने की उम्मीद है। और इसी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे का हिंदी प्रस्ताव पर बड़ा ऐलान सामने आया है। विधानसभा में हिंदी प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज है। शिवसेना कार्यकर्ताओं को खास निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों से जुड़े हिंदी प्रस्ताव की प्रतियां जलाने का आदेश दिया गया है। विधानसभा सत्र से पहले आज ही जलाएं प्रतियां। तो ठाकरे की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। हिंदी प्रस्ताव के खिलाफ शिवसेना ठाकरे गुट का प्रदर्शन होगा। हिंदी भाषा को लेकर सरकार लाने जा रही है प्रस्ताव। तो ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। ठाकरे की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है कि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ठाकरे की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं और कहा कि ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। हिंदी भाषा को सरकार लाने जा रही है प्रस्ताव। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे का हिंदी प्रस्ताव पर बड़ा ऐलान। विधानसभा में हिंदी प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज हो गई है। शिवसेना कार्यकर्ताओं को खास निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने स्कूलों में हिंदी पर सरकारी प्रस्ताव को जलाने की घोषणा की है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, उद्धव ठाकरे ने स्कूलों में हिंदी पर सरकारी प्रस्ताव को जलाने की घोषणा कर दी है। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर, जरा वो दर्शकों को बताइए। देखिए तन्वी, महाराष्ट्र सरकार ने जो दिल्ली महाराष्ट्र के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षा को लेकर, खासकर हिंदी विषय को लेकर एक प्रस्ताव पास किया है। उस प्रस्ताव को विधानसभा में पास कराने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अब मराठी, अंग्रेजी और हिंदी तीनों को पूर्णतः लागू किया जाए और तीनों को अनिवार्य विषय के रूप में एक साथ 1 से लेकर 5 तक पढ़ाया जाए और 5 के बाद वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी को रखा जाए। लेकिन राज ठाकरे से कहा गया है कि उन्होंने अपने शिवसेना गुट उद्धव ठाकरे को निर्देश भी कार्यकर्ताओं को दिया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस प्रस्ताव को जो स्कूलों में हिंदी भाषा को लेकर किया गया है उसकी प्रतियां जलाकर विरोध दर्शाया जाए, ताकि सोमवार को महाराष्ट्र के विधानसभा में इस प्रस्ताव को लाया जाए तो उस समय शिवसेना उद्धव गुट इसका विरोध कर सके। उद्धव ठाकरे के तौर पर साफ तौर पर कहा गया है कि वो हिंदी के विरोधी नहीं है, ना तो हिंदी पढ़ाए जाने के विरोधी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि 1 से 5 तक अनिवार्य करना गलत बात है, ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है। तीनों विषयों को स्वतंत्र रखना चाहे कि अंग्रेजी और मराठी को अनिवार्य रखा जाए और हिंदी को वैकल्पिक विषय के तौर पर रखा जाए। जो मराठी छात्र महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन सरकारी विद्यालय में वो अंग्रेजी और मराठी अनिवार्य के साथ हिंदी पढ़ सकते हैं। अगर वो हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, उर्दू पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या कोई और भाषा पढ़ना चाहते हैं जिसकी उपलब्धता महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में है, तो उसका विषय चुन सकते हैं। यही बात शरद पवार की तरफ से भी कही गई और जितने विरोधी दल हैं वहां पर विरोधी नेताओं हैं उनके सभी के तरफ से कहा गया है कि हिंदी भाषा का विरोध वो नहीं करते हैं, हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने का भी विरोध नहीं करते हैं और हिंदी भाषा थोपे का वो विरोध करते हैं। उनका कहता है कि 1 से 5 तक त्रिभाषा अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, 2 भाषा अनिवार्य होनी चाहिए। 2 भाषा में अंग्रेजी और मराठी होनी चाहिए, त्रिभाषा में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी शामिल होनी चाहिए, लेकिन हिंदी को अनिवार्य विषय नहीं बनाया चाहे, उसको एक वैकल्पिक विषय बनाया चाहे। जो छात्र हिंदी को पढ़ना चाहता है कक्षा 1 से वो पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ना चाहे वो नहीं पढ़ सकता है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि हिंदी को कक्षा 1 से ही अनिवार्य किया जाए, मराठी पहले से अनिवार्य है, अंग्रेजी पहले से ही अनिवार्य है, तो हिंदी को भी अनिवार्य विषय किया जाए कि हर छात्र को महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 5 तक हिंदी भी पढ़ना अनिवार्य हो। इसे त्रिभाषा प्रस्ताव कहा जा रहा है। त्रिभाषा प्रस्ताव की जो प्रतियां हैं वो आज वो शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे प्रदेश में जलाने का काम करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे और हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने का विरोध जताएंगे। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में भाषा विरोध चरम पर है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में भाषा विरोध चरम पर है। विधानसभा में हिंदी प्रस्ताव लाने की तैयारी तेज है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। तो गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी सरकार द्वारा झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। तो आज सुबह 10 बजे का समय जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में मौजूद रहेंगे। गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी सरकार द्वारा झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी आम आदमी पार्टी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार अखिलेश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली में गरीबों की झुग्गियां बचाने को लेकर आम आदमी पार्टी जो पिछले कई दिनों से आवाज उठा रही थी और परिणाम स्वरूप आज विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर जरा वो दर्शकों को बताइए अखिलेश जी।
देखिए तन्वी, आम आदमी पार्टी के अंदर झुग्गी बचाओ जंतर मंतर चलो अभियान का नारा दिया गया है, यानी जंतर मंतर चलो और झुग्गी झोपड़ी बचाओ। इसकी अगुवाई अरविंद केजरीवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से इसके लिए पूरी तैयारी की गई है और दिल्ली के अंदर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लगाया गया है कि भारी संख्या में लोगों को जंतर मंतर लाया जाए और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बारे में लोगों को बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी के ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि जहां झुग्गी झोपड़ी वहीं उनको घर मिलेगा, किसी की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी की झोपड़ी के आशियाने को उजाड़ा नहीं जाएगा। इसके निश्चिंत होकर इन सभी बातों को प्रधानमंत्री के द्वारा रैली में कहा गया था। और उसके बाद जो दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी थी, तो भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से दिल्ली की जनता को भरोसा दिलाया गया था किसी की झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी की झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी के झुग्गी झोपड़ी के आशियाने को नष्ट नाबूद नहीं किया जाएगा और उसको उसी जगह पर रहने का स्थान दिया जाएगा या फिर उसके स्थान पर दूसरी जगह उसको मकान बनाकर दिया जाएगा। उसके बाद ही झुग्गी झोपड़ी को वहां से हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी अधिकार के बाद लगातार दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों को हटाने, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने और झुग्गी झोपड़ियों बुलडोजर चलाने का काम लगातार चल रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से चोट की तरफ से आदेश का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के तरफ से भी यही कहा। फिलहाल आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की जो तैयारी आज की है, बेशक कहा जा सकता है कि भारी संख्या में आज लोग जनता तक पहुंचेंगे, क्योंकि कई दिनों से आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर इस जागरूकता अभियान को चला रही थी कि झुग्गी झोपड़ी बचाना है तो जंतर मंतर चलना है, जंतर मंतर चलो झुग्गी झोपड़ी बचाओ। इस अभियान का जागरूकता अभियान कई दिनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी घर घर गली गली जाकर कर रहे थे। आज उन सभी को जंतर मंतर लाने के लिए पूरा व्यवस्था किया गया। बसों से ये सब दिल्ली के जंतर मंतर पर आएंगे। कुछ लोग मेट्रो से आ रहे हैं, कुछ लोग ऑटो से आ रहे हैं, कुछ लोग बाइक से आ रहे हैं, कुछ लोग अपने साधनों से आ रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के खिलाफ होगा, बेशक वो देखने वाला होगा और भारी संख्या जो जुटेगी वो भी कहा सकता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी नारेबाजी के साथ झुग्गी बचाओ का नारा बुलंद करेंगे। और खासकर जब इसकी पूरे कार्यक्रम की और पूरे आंदोलन की अगुवाई खुद केजरीवाल कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर चुनाव हारने के बाद केजरीवाल फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन आज से कहा जा सकता है कि वो धरना प्रदर्शन की राजनीति से दिल्ली की सरकार और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे। आज फिर उसी रास्ते पर आकर उसी स्थान जंतर मंतर पर आज झुग्गी झोपड़ी वालों की आवाज को बुलंद करेंगे और दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारे बुलंद करेंगे। बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद 10 बजे इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत होगी जंतर मंतर पर। तो जंतर मंतर से फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास निकल कर आ रहा है अखिलेश जी? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वो सारी व्यवस्थाएं की है कि जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग पहुंचे ताकि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जा सके। वहीं दिल्ली सरकार के तरफ से और कहा जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था और खासकर दिल्ली पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली पुलिस तरफ जो बैरिकेटिंग की गई है और उसके द्वारा वो ध्यान रखा गया है कि कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं। उसमें संसद की तरफ कूच करने का ऐसा तो नहीं हो, कहीं मंत्रालय की तरफ से, संसद की तरफ से, पीएमओ की तरफ से कूच करने की कोई तैयारी तो अरविंद केजरीवाल ने अंदर खाने नहीं की है कि भारी भीड़ को लेकर वो चल दें। इसके लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा बाकायदा बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेटिंग की है उसमें किसी भी आने वाले प्रदर्शन में लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस के तरफ से परमिशन अरविंद केजरीवाल की पार्टी तरफ से लिया गया है और प्रदर्शन के लगातार ये कहा गया है कि संख्या कम से कम रखी जाए, लेकिन ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी की है। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों को और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की भीड़ जुटेगी, उससे बेशक कहा जा सकता है कि जो भीड़ की संख्या की इजाजत आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करने की मिली है उससे कई हजार गुना ज्यादा हो सकती है।
तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आज भीड़ जुटेगी, उससे कहा जा सकता है कि किसी तरह मूवमेंट भी हो सकता है, बैरिकेडिंग टूट भी सकती है, और दिल्ली पुलिस इन सभी चीजों को रोकने के लिए पानी की बौछार भी कर सकती है। अगर जरूरी कानून व्यवस्था बनाए रखने, लोगों को वहां से जंतर मंतर बाहर निकलने देने को लेकर, कहीं कूच न करने के लिए, संसद को आने को लेकर लाठीचार्ज जैसी भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि ऐसी कोई भी स्थिति अगर पैदा होती है तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ वहां पर मौजूद रहेगी, वाटर कैनन वहां मौजूद रहेंगे, पानी की बौछार के साथ नियंत्रित करके तमाम तरह की तैयारी की गई है ताकि जंतर मंतर पर होने वाली आज झुग्गी बचाओ जनता चलो वाले आंदोलन को केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली पुलिस कंट्रोल करने का काम करेगी। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आएगी आम आदमी पार्टी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। खबर आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पहुंची बांके बिहारी मंदिर, तो विधि विधान से पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया है। ये बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं। मंदिर सेवायतों ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत, तो सीएम रेखा गुप्ता को पहनाई गई माला। 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर मथुरा आई हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 2 दिवसीय धार्मिक दौरे पर मथुरा आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। तो मुख्यमंत्री के दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत दिखी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। शासन प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किया। मथुरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता बांके बिहारी मंदिर पहुंची हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करती दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं। तो मंदिर सेवायतों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है, रेखा गुप्ता को माला पहनाई गई है। तो वहीं मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शासन प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बांके बिहारी मंदिर पहुंची हैं। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया है। और अब बात कर रहे हैं बरेली की, जहां बरेली से अधिकारी जाएंगे स्टडी टूर पर। सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों की ट्रेनिंग मिलेगी। बेंगलुरु चेन्नई जैसी बनेंगी बरेली की सड़कें। तो 2 से 5 जुलाई तक नगर आयुक्त और इंजीनियर का टूर है। 3 चरणों में चल रहा है रोड डेवलपमेंट का काम। तो अर्बन रोड एजेंसी ने भेजा स्टडी टूर का पत्र। टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदारों से भी कराई जाएगी मुलाकात। प्रोजेक्ट क्वालिटी बढ़ाने पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। तो बड़ी खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रोजेक्ट क्वालिटी बढ़ाने पर विशेष फोकस किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया और ठेकेदारों से भी कराई जाएगी मुलाकात। प्रोजेक्ट क्वालिटी बढ़ाने पर भी पूरा जोर रहेगा। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अधिकारी स्टडी टूर पर जाएंगे। तो बेंगलुरु चेन्नई जैसी बनेंगी बरेली की सड़कें। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशेबाजों ने मारपीट कर लूटपाट की है। सकोड़ा बेचने वाले दुकानदार से लूटपाट की है। विरोध करने पर ईंट मारकर लहूलुहान किया। मौके पर राहगीरों ने दुकानदार को बचाया है। तो दुकानदारी करके वापस घर जा रहा था।
सकोड़ा बेचने वाला दुकानदार मौका देखकर एक नशेबाज पैसा लेकर भागा। पूरा मामला यशोदानगर बाईपास के पास का आपको बता रहे हैं। ये घटना थाना नौबस्ता के यशोदानगर बाईपास की है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। थाना नौबस्ता के यशोदानगर बाईपास का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां नशेबाजों ने मारपीट कर लूटपाट की। सकोड़ा बेचने वाले दुकानदार से लूटपाट की गई है। विरोध करने पर ईंट मारकर लहूलुहान किया। तो दुकानदारी करके वापस घर जा रहा था दुकानदार। मौका देखकर एक नशेबाज पैसा लेकर भागा। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं कुशीनगर की। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिनों से लापता युवक का शव कार सहित बरामद किया गया है। बड़ी गंडक नहर से कार को बाहर निकाला गया। 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव। जास्का कार के अंदर से 28 वर्षीय शाहजाद का शव भी मिला है। शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बागपरना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका है। कार के अंदर से 28 वर्षीय शहजाद का शव भी मिला है। तो कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। कार के अंदर से 28 वर्षीय शहजाद का शव भी मिला है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बागपरना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिनों से लापता युवक का शव कार सहित बरामद किया गया है। बड़ी गंडक नहर से कार को बाहर निकाला गया। करीब 14 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला गया और कार से 28 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। तो नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बागपरना गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में गैंगस्टर आमिर से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से आमिर घायल हुआ है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निशानदेही पर 2 साथी रामगढ़ी गेट से गिरफ्तार हुए हैं। बदमाश से आभूषण, तमंचे और कारतूस बरामद किया गया। आमिर पर हत्या, लूट समेत 10 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो अलीगढ़ से स्कूटी पर खुर्जा आ रहा था गैंगस्टर। फिरोजपुर कट पर चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई। खुर्जानगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिरोजपुर कट पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। थाना खुर्जानगर पुलिस फिरोजपुर कट के पास चेकिंग कर रही थी।
इसी दौरान एक स्कूटी सवार व्यक्ति को पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। इस पर उक्त व्यक्ति भागने लगा एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान आमिर पुत्र तस्लीम निवासी मेरठ के रूप में हुई है। कॉम्बिंग के दौरान इसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम इरफान पुत्र मुन्नू एवं इरफान पुत्र मोहम्मद शमी निवासी मेरठ के रूप में हुई है। यह शातिर बदमाश है और इनके द्वारा खुर्जा थाना क्षेत्र अंतर्गत बंद घरों में ताला तोड़कर चोरी करने की घटनाएं कारित की गई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर में जगन्नाथ यात्रा के दूसरे दिन भी बवाल हो गया। 2 गुट आपस में भिड़ गए, दोनों में जमकर मारपीट हुई। रात करीब 10:30 बजे नयागंज चौराहे के पास जब रथ पहुंचा तो उसी दौरान जगन्नाथ यात्रा मंडल के 2 गुटों के युवकों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि चम्मच कटोरी एक दूसरे के ऊपर फेंके जाने लगे। कुछ लोग तो बेल्ट चलाने लगे तो कुछ लोगों के सिर तक फट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। वहीं सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने माइक से संबोधित करते हुए सभी को शांत कराया। कुछ देर बाद विधायक की बात मानकर आयोजक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो गए। पीड़ित अक्षांश ओपर का कहना है कि श्री दोसर वैश्य नवयुवक मंडल के सुनील गुप्ता और मनोज गुप्ता रथ यात्रा में नशेबाजी करने आए थे। महिलाओं से अपशब्द बोले और महिलाओं से बदतमीजी की और हमारे लोगों से मारपीट भी की। पुलिस ने मेडिकल कराकर पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तुमने डायरेक्ट लेडीजों को मारे हैं। आप आइए, आप आइए। रुक करते हैं अगली खबर का। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते दिवस 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार जारी है। वहीं पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक जिंदा वक्खों का कारतूस बरामद हुआ है। कासगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 5 वर्षीय मासूम बीती 28 जून को अपनी मां के साथ क्षेत्र के ही एक गाँव में अपनी ननिहाल में गई हुई थी। तभी बीती देर शाम पड़ोस का रहने वाला 30 वर्षीय प्रदीप मासूम को चॉकलेट का लालच देकर अपने घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में ले गया, जहां प्रदीप ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। लोगों को आता देख वो फरार हो गया। वहीं मासूम के परिजनों ने घटना की जानकारी 112 पर दी। जानकारी मिलते ही 112 पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मासूम की मां की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी अंकिता शर्मा ने कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम गठित कर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। इसी के चलते कासगंज कोतवाली एसओजी व सर्विलांस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी ने नदरई नहर पिकनिक पॉइंट के पास घेराबंदी कर छापा मारकर कार्रवाई की। मैं कासगंज के शांतापुरी मोहल्ले में एक 4 वर्षीय बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी।
जिसमें सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके कार्रवाई करते हुए उसमें अभियोग पंजीकृत किया और आरोपी प्रदीप जोशी को तत्परता से तलाश शुरू कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी में SHO कासगंज और SOG सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। आज मुखबिर की सूचना मिली कि नदरी पुल के पास आरोपी कहीं भागने के फिराक में, सूचना पे तत्काल SHO कासगंज की टीम और SOG सर्विलांस की टीम तक मौके पहुंची और जब इस घेराबंदी की शुरू कर दी तो ये पुलिस को देखते भागना शुरू किया। पुलिस ने जब इसको घेरना शुरू किया तो इसने पुलिस के ऊपर जान से मारने के लिए अच्छे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बचाव करते हुए फायर किया, जिससे इसके पैर में गोली लगी और ये मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। और अब बात कर रहे हैं पुरी की। पुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुरी में भारी भीड़ के बीच दर्दनाक घटना हुई है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची है और इस यात्रा में भगदड़ हुई, 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर पुरी से आपको बता रहे हैं, जहां 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई, वहीं दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ी खबर पुरी से आपको बता रहे हैं, जहां सभी मृतक खुर्दा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के दौरान ये भगदड़ मची और इसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मची और इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रथ यात्रा प्रभावित हुई है। तो भक्ति और श्रद्धा के बीच ये दर्दनाक घटना हुई। पुरी में भारी भीड़ के बीच दर्दनाक घटना हुई है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची और इस घटना में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों श्रद्धालु घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो पुरी से खबर आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ के महानगर स्थित न्यू हैदराबाद कॉलोनी में विष्णु कामता प्रसाद ने फंदे से लटककर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तो मृतक के पास से 3 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद किया। उसमें विष्णु ने ससुराल वालों पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। इंस्पेक्टर महानगर अखिलेश मिश्रा ने बताया कि अभी परिवार की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। फिलहाल पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि विष्णु कामता प्रसाद न्यू हैदराबाद कॉलोनी में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। शनिवार दोपहर में उन्होंने अपने घर में ही फंदे से लटककर जान दे दी। परिवारीजन ने देखा तो चीख पुकार मच गई। कमरे में पहुंचकर फंदे से शव को उतारकर कब्जे में लिया। जांच के दौरान कमरे में 3 पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है।
देश की बात में आगे बढ़ते हैं। कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर यमुना नदी पर बने पुल की मरम्मत के कारण पुल बंद था। इसी दौरान एक युवक को अपनी मां का शव स्ट्रेचर पर लेकर पैदल करीब 1 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ा। शव वाहन को पुल पार करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि सुबह लगभग 7 बजे सदर विधायक मनोज प्रजापति की गाड़ी को बिना किसी रोक टोक के पुल पार करने दिया गया। शव वाहन चालक और परिजनों की विनती के बाद भी प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी, जिससे युवक को मजबूरन शव को 4 बार नीचे रखकर फिर उठाकर चलना पड़ा। मां की मौत कानपुर के एक अस्पताल में हुई थी और युवक शव लेकर गांव लौट रहा था। इस घटना से आम लोगों में भारी नाराजगी है और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पुल बंद करने के दौरान आपात स्थितियों के लिए छूट दी जानी चाहिए थी, ताकि इस तरह की पीड़ा ना सहनी पड़े। आज हमीरपुर जिले में एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें जिस तरह से आप सभी को पता है कि हमीरपुर जिले पर साप्ताहिक 2 दिन पर इसमें पुल की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसमें 2 दिन पुल को बंद रखा जाता है पूर्ण रूप से। लेकिन समय की विषय की ये बात है कि आज हमीरपुर जिले में जिस तरह से एक एम्बुलेंस में एक रखे हुए शव को रास्ता नहीं दिया गया, लेकिन कुछ अधिकारियों की और माननीयों की गाड़ियों को निकाला गया, तो निश्चित तौर पर पूरे हमीरपुर जिले के लिए इस शर्म का विषय है, अधिकारियों के लिए सोचने का विषय है। अधिकारियों और अफसरशाही के कारण पूरे हमीरपुर जिले में अफसरशाही हावी है, जिसके कारण माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की शाख पर बट्टा लगाने का काम अधिकारी कर रहे हैं और ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित तौर पर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज पूरा हमीरपुर जिला शर्मसार है। और अब खबर झारखंड के गोड्डा जिले से है, जहां बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मेहरमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान सहित गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई 28 जून को गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान की गई। प्राथमिक पूछताछ में आरोपियों ने जिले में हुई कई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। थाना प्रभारी मेहरमा ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोड्डा पुलिस की इस तत्परता से क्षेत्रवासियों में राहत और संतोष का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झारखंड के गोड्डा से है, जहां टैगोर स्कूल पिरोजपुर बाराहाट के 2 स्कूली बच्चे सुबह से लापता हैं, जिससे इलाके में चिंता और भय का माहौल है। परिजनों के अनुसार दोनों छात्र बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्कूल पहुंचे थे और बैग रखने के बाद कहीं चले गए। शाम तक भी उनके घर ना लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता बच्चों की पहचान आशीष, जिसकी उम्र 12 साल है, पिता डब्लू पासवान, ग्राम धुनियाचक, तो वहीं दूसरा चंचल राज, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, पंचरूखी हरदेवचक के रूप में हुई है। दोनों छात्र मेहरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन बच्चों की खोज में जुट गए हैं। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और संभावित स्थानों पर तलाशी जारी है। यदि किसी को इन बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया तुरंत मेहरमा थाना प्रभारी से संपर्क करें।
और अब खबर झारखंड के दुमका से है, जहां उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सदर प्रखंड स्थित अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित पंजी, लंबित आवेदन, रिकॉर्ड संधारण और म्यूटेशन मामलों की स्थिति की गहन जांच की। उपायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया, जिससे आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्होंने म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निपटाने पर भी बल दिया। और अब बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की। बस्तर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगदलपुर से बस्तर आईजी का बड़ा बयान सामने आया है। मानसून में पुलिस के निशाने पर रहेगी नक्सल बटालियन, कमजोर हुई माओवादी बटालियन, आईजी की तरफ से कहा गया। और साथ ही कहा कि देवा बनेगा पुलिस का अगला टारगेट। तो मानसून में तेज होगा नक्सल विरोधी अभियान, चैन से नहीं रह पाएंगे माओवादी। आईजी का ये बड़ा बयान सामने आया है। हिडमा के बाद देवा पर पुलिस की पैनी नजर, देश भर में माओवादी बटालियन पर फोकस। तो बस्तर से खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आईजी ने कहा कि देश भर में माओवादी बटालियन पर फोकस रहेगा। जगदलपुर से बस्तर आईजी का बड़ा बयान सामने आया है। मानसून में पुलिस के निशाने पर रहेगी नक्सल बटालियन, तो कमजोर हुई माओवादी बटालियन, आईजी की तरफ से कहा गया। और साथ ही कहा कि देवा बनेगा पुलिस का अगला टारगेट। गैरकानूनी सीपी महोदय संगठन का पूरा भारतवर्ष में मात्र एक ही जो पीएलजी बैटालियन है, जिसका हम बैटालियन नंबर 1 के रूप में पहचानते हैं। पूर्व में उसके कमांडर हिडमा हुआ करते थे, वर्तमान में इसमें बारसे देवा कमांडर है। और उस बैटालियन का जो संख्या है, पहले लगभग 300 के आसपास स्ट्रेंथ हुआ करते थे। काफ़ी कार्रवाई के पश्चात उनकी संख्या, बल संख्या कम होते होते वर्तमान में काफ़ी सिमट गए थे। उनकी
क्षेत्रफल भी सिमट गए थे और उनकी संख्या बल भी सिमट गए थे। और वर्तमान में PLG बैटल नंबर 1 की सभी कैडर्स के बारे में पुलिस के पास स्पष्ट आसूचना है। उसी आधारित लगातार हम अभियान भी संचालित कर रहे थे। हाल फिलहाल में जो अप्रैल मई महीने में जो बीजापुर और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में CPM माओवादी संगठन का बैटल नंबर 1 का अनेक माओवादी कार्य के डेड बॉडी भी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर की गए थे। इस प्रकार जो माओवादी के जो एक सैनिक ताकत के रूप में जो PLG बैटल नंबर 1 का देखे जाते, उसकी ताकत अभी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई, उनकी संख्या बल भी कम हो गई थी। और आने वाले समय में हमारा विशेष फोकस ये रहेगा इसका PLG बैटल नंबर 1 का भी उनकी संख्या बल को कम कराने के लिए और उनके माध्यम से क्षेत्र में एक आतंक का जो माहौल बना रहते उसके खात्मा करने के लिए हमारा एक विशेष कार्य योजना के तहत हम कार्रवाई करेगा। और अब खबर गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कावड़ यात्रा को लेकर बैठक की गई है। 80 किलोमीटर लंबा कावड़ रूट 120 बीच में बांटा गया। एक बीच प्रभारी सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। तैयारियों के साथ ही समस्याओं पर निगरानी रखेंगे। तो 80 किलोमीटर लंबा कावड़ रूट 120 बीच में बांटा गया है। एक बीच प्रभारी सभी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। और अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां KGMU के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को हो रही परेशानियां। इमरजेंसी में 15 घंटे बाद हो रहा CT स्कैन। मशीनों की कमी के कारण गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रोज 200 से ज्यादा मरीज ट्रॉमा सेंटर आते हैं। इमरजेंसी में 15 घंटे बाद हो रहा CT स्कैन। मशीनों की कमी के कारण गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें, रोज 200 से ज्यादा मरीज ट्रॉमा सेंटर आते हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।